ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक वेज है दैट इज वेरी वेरी लाइट, उसका मास को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक मास m इस तरीके से रखा हुआ है और कैपिटल M को मैं राइट नाउ पकड़ रखा हूं। तो सवाल यहां पर यह है, मैं जैसे ही कैपिटल M को छोड़ूंगा, अगर स्मॉल m मेरा तुरंत ऊपर की तरफ मूव करना चालू करे, तो इन दैट केस हमारा स्मॉल m का वैल्यू का रेंज निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M। यानी हमें बेसिकली जो है, हमें मिनिमम रेंज या मैक्सिमम रेंज वो हमें निकालना है। लॉजिकल बात है, स्मॉल m का जो है एक मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि स्मॉल m का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है, अगर मान लो इनफाइनाइट है, तो इन दैट केस तुम कुछ भी कर लो, ये किसी भी हालत पे स्लाइड अप जो है वो हमारा नहीं कर सकता है। बिफोर ई प्रोसीड एनी फर्दर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी वेरी लाइट। अगर मैं दोनों वेज के बारे में देखूं एक बार, ठीक है, मान लो ये स्लाइड करते हुए कहीं पर भी गया है, वॉट एवर इज हैपनिंग आई डोंट केयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर हमारा अगर ये अगर इस वाले पे प्रेस करता है N1 से, और ये अगर हमारा प्रेस करता है N2 से, दोनों का हॉराइजेंटल कंपोनेंट डेफिनेटली इक्वल होनी पड़ेगी। यानी यहां पर अगर मैं दोनों को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मासलेस है, तो हॉराइजेंटल पे कोई नेट फोर्स झेल नहीं सकता है, तो N1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू N2 साइन थीटा, यानी N1 मस्ट बी इक्वल्स टू N2। N1 जो है वो मेरा N2 को इक्वल तो होना ही पड़ेगा, यानी नॉर्मल रिएक्शंस जो लगेंगे वहां पर दोनों पे तो इक्वल ही लगना पड़ेगा। अच्छा, जस्ट कांटेक्ट लूज होगा तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां से कांटेक्ट छूटते ही यहां पर हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा। एंड जस्ट कांटेक्ट लूज के केस में, जस्ट कांटेक्ट लॉस के केस में हम ये बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m अलोंग इंक्लाइन जो होनी चाहिए, दैट विल बी टेंडिंग टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। अलोंग द इंक्लाइन जो ये ऊपर चढ़ने का एक्सीलरेशन है, जस्ट कांटेक्ट लूज के कारण पे उसका एक्सीलरेशन तो हमारा जीरो होना चाहिए। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं कैपिटल M का, अच्छा, दिस वेज कैन नॉट हैव अ नेट फोर्स इन द हॉराइजेंटल, बट इट कैन हैव एन एक्सीलरेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। F is zero, so what mass is zero, it can have any acceleration, that doesn't matter. तो कैपिटल M के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर लगेगा मेरा mg, यहां पर लगेगा मेरा नॉर्मल n, और एक्सीलरेशन अगर मैं ध्यान दूं तो इसका यहां पर मेरा a है इस तरीके से, और डाउन द इंक्लाइन कोई एक एक्सीलरेशन होगा a1। एंड नाउ मैंने mg को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर दूं, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, a को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, दैट इज लाइक दिस एंड दिस, राइट। सो मैं जो लिख सकता हूं उस बात पे ध्यान दो, मैं जो लिख सकता हूं उस बात पे ध्यान दो। यहां पर मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं जो mg cos थीटा माइनस n, दैट विल बी ma sin थीटा, और इस डायरेक्शन में लिख सकता हूं mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू a1 माइनस a cos थीटा। अब स्मॉल m के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्मॉल m के लिए यहां पर लग रहा है n, यहां पर लग रहा है mg,
और इसका राइट नाउ केवल एक सिंगल एक्सीलरेशन होगा a, क्योंकि मैं लिमिटिंग कंडीशन के लिए निकाल रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास कोई a2 जो है वो हमारा नहीं है। n तो डेफिनेटली सेम होगा, तो ये इस पे वापस कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो लाइक दिस एंड दिस, और a को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो लाइक दिस एंड दिस। तो ये वाला एंगल जो है वो मेरे पास आएगा थीटा, और ये जो आएगा वो भी हमारे पास सॉरी उल्टा एंगल मार्क कर दिया मैंने। ये एक्सीलरेशन a है, ये जो एंगल आएगी दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, दैट विल बी a sin थीटा एंड दैट विल बी a cos थीटा, राइट। सो रिजॉल्विंग इनटू कंपोनेंट्स में यहां पर क्या लिख सकता हूं, जो मेरे पास स्मॉल mg sin थीटा होगी दैट विल बी इक्वल्स टू ma इंटू cos थीटा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू ma इंटू sin थीटा। दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन। सो यहां से मैं जो लिख सकता हूं दैट इज mm इज गॉन, तो मेरे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी g tan थीटा, a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी g tan थीटा, और a का वैल्यू g tan थीटा अगर मैं पुट कर देता हूं तो मेरे पास n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी mg cos थीटा प्लस ma sin स्क्वायर बाय cos, उसको वहां पर ले जाओ, हम साफ साफ देख सकते हैं दिस विल बी स्मॉल mg बाय cos थीटा। आई जस्ट डू द कैलकुलेशन, वही आने वाला है, ठीक है। नाउ ये स्मॉल n का वैल्यू अब हम लोग यहां पर अगर पुट करें तो दोस्तों ये तो हमारा ये वाला इक्वेशन हमारा कोई काम का नहीं है, इसमें तो a1 का वैल्यू आ जाएगी। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कैपिटल mg cos थीटा माइनस स्मॉल mg बाई cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू ma इंटू साइन थीटा, तो mg साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। तो मेरे पास ये आ जाएगी दैट इज mg इक्वल्स टू कैपिटल mg cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड जी इज कट, तो स्मॉल m का जो लिमिटिंग कंडीशन आएगा दैट विल बी कैपिटल m इंटू cos 2 थीटा। अच्छा यहां पर तो एक्सीलरेशन जस्ट 0 है, ठीक है, बट इट गोज अप, ये बोला गया है, देयरफॉर टू मूव अप स्मॉल m मस्ट बी लेस देन कैपिटल M इंटू cos 2 थीटा। इससे तो डेफिनेटली कम होनी ही पड़ेगी। ओके ओके दोस्तों, तो कुछ इनफाइनाइट सिस्टम्स देखते हैं। यहां पर क्या है, मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलीज है। यू कैन सी लाइक दिस। इस वाले सब चीज को समझ लो, तो बार बार ये वाला चीज जो है वो रिपीट होते जा रहा है। सिस्टम को अगर मैं रेस्ट से रिलीज करूंगा तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ब्लॉक के एक्सीलरेशंस कितनी होने वाली है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है, मैं टेंशंस जो है वो ऊपर से मानना चालू करूंगा, क्योंकि नीचे से चालू करूंगा ऊपर आते आते तो इनफाइनाइट टेंशन हो जाएगा। मैं यहां पर टेंशन अगर टी मानता हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर टेंशन होगी t/2, यहां पर टेंशन होगी t/4, नेक्स्ट लेवल पे ये आएगा t/8, एंड में एक्सीलरेशन जो है वो सबका डाउनवर्ड मान ले रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ज्यादातर का डाउनवर्ड ही होगा ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि टेंशन प्रैक्टिकली 0 रहेगी, क्योंकि यहां पर जो एकदम नीचे वाले पे जो टेंशन रहेगी वो प्रैक्टिकली 0 ही हो जाएगी, डिवाइड होते 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 ज्यादातर का मेरे ख्याल से नीचे ही रहेगी। कुछ इक्का दुक्का होगा जिनकी ऊपर होने वाली है। खैर मैंने सबका जो है वो डाउनवर्ड मान लिया, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट। अच्छा
सबसे पहले तो पावर थ्योरम लगा दो। तो पावर थ्योरम लगाते हुए सब में माइनस लगाते हुए मैं एक चीज लिख सकता हूं, t इंटू A1 t/2 इंटू A2 प्लस t/4 इंटू A3 डॉट 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 विल बी 0। यानी यहां से मेरे पास कंडीशन आ जाएगा, दैट विल बी A1 प्लस A2/2 प्लस A3/4 dot 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 will be equals to 0. So that is the first and important constraint relation that we can definitely write. अब ये वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और यहां पर जो मैं लिख सकता हूं that will be mg minus t will be m into A1. ठीक है, सो A1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी g माइनस टी बाई एम। दूसरे वाले की आ जाएगी mg माइनस टी बाई 2 विल बी m इंटू A2। तो A2 मेरे पास आ जाएगी g माइनस टी बाई 2m, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये वाला रिलेशन को इस कंस्ट्रेंट पे डालो तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी g माइनस टी बाई एम प्लस हाफ इंटू g माइनस टी बाई 2m प्लस 1/4 इंटू g माइनस टी बाई 4m, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। So now what we get is g into 1 plus a half plus a 1/4 will be t by m into 1 plus 1/4 plus 1/16 plus, ये मैं लिख सकता हूं। ना ध्यान दो, ये दो इनफाइनाइट जीपी है, दोनों का फर्स्ट टर्म 1 है, पहले वाले का कॉमन रेशियो है 1 हाफ, तो ये वाला साइड हो जाएगा g बाई ए माइनस आर और ये वाला साइड हो जाएगा t बाई एम 1 बाई आर, यहां का 1/4 है, तो यहां पर हो जाएगा 2g और यहां पर हो जाएगा 4t बाई 3m। वाह, टेंशन आ गया है, टेंशन खत्म हो गया है। सो T जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 3mg/2। दोस्तों यहां से आप क्लियरली एक चीज ध्यान दो, केवल ऊपर वाला ऊपर जाएगा, बाकी सारे नीचे जाएगा, क्योंकि अगला डिवीजन में 3mg/4 हो जाएगा जो कि mg से कम है। तो एक बात तो इंपॉर्टेंट है, ओनली ब्लॉक 1 मूव्स अप, केवल और केवल जो मेरा ब्लॉक 1 है वो मेरा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, सो ओनली ब्लॉक 1 अगर मेरा ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, तो A1 मेरे पास कितना आ जाएगा, उसको अगर मैं पुट करता हूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू g/2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड बाकी सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होंगे, एंड A2 जो है उसको अगर मैं निकालूं, A2 जो है वो अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, g/4 यहां पर पुट कर दो, सो इट विल बी 3mg/4, दैट विल बी mg/4, g/4 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और A3 पे अगर मैं पुट करूंगा तो वहां पे तो मेरा t/4 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3mg/8, यहां पर मेरे पास हो जाएगा 3mg/8, तो mg माइनस 3mg/8 दैट विल बी इक्वल्स टू 5mg/8, तो A3 जो होगा दैट विल बी 5g/8 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। केवल ब्लॉक 1 जो है वो ऊपर जाने वाली है, बाकी सारे के सारे जो है वो डेफिनेटली हमारा नीचे ही आने वाली है। ओके,
ओके दोस्तों, तो यहां पर और एक इनफाइनाइट वाले सवाल है मेरे पास। क्या है मेरे पास, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक वेज है ऑफ मास कैपिटल एम, और इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। वो सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। मासेस है पहले वाले का m, फिर m/2, फिर m/4, फिर m/8, फिर ब्ला 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 चलते जा रहा है। अब अगर मैं इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करता हूं तो सवाल यह है मेरा वेज का एक्सीलरेशन कितना होगा, और दूसरा जो हमें यह निकालना है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा। ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले वन थिंग वी हैव टू रियलाइज, जो इनमें अलग अलग करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मेरा पूरा का पूरा मासेस का टावर बनेगा, ये पूरा टावर डेफिनेटली कोई एक एक्सीलरेशन ए से साथ में नीचे आएगा, क्योंकि इन सब में केवल वर्टिकल फोर्सेस है mg और नॉर्मल। वेज को छोड़ दो, बाकी सब में तो केवल वर्टिकल फोर्सेस ही है mg और नॉर्मल, और कांटेक्ट छूट नहीं सकता है या कोई गड्ढा नहीं खोद सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है अलोंग द नॉर्मल हमारा एक्सीलरेशंस इक्वल होना जरूरी है। तो इन सब का एक्सीलरेशन ए डाउनवर्ड होगा, तो इसको मैं एक सिंगल मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और इस वाले का जो एक्सीलरेशन होगा यहां पर ध्यान देना, ये कोई A1 होना जरूरी है। तो इन सब के मासेस को कंबाइन करते हुए मैं यहां पर एक सिंगल बॉडी बना सकता हूं। यहां पर m है, और दूसरा जो है यहां पर एक जो मास आएगा, मैं सबको अगर साथ में कंसीडर करता हूं तो दोस्तों ध्यान दो, मेरे पास क्या आएगा m प्लस m/2 प्लस m/4 डॉट डॉट डॉट। तो इन सब का सम जो आएगा वो क्या आएगा, ये वापस मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी बनेगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू m/1 माइनस r, सो दैट विल बी 2m। तो यहां पर प्रैक्टिकली मेरा एक 2m का ब्लॉक रखे हुए हैं, ये चीज तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। राइट, सो फार सो गुड। अच्छा, यहां पर जो है एक नॉर्मल लग रहा है n, यहां पर जो लग रहा है वो एक नॉर्मल लग रहा है n, और इसके अलावा इसके ऊपर एक लग रहा है डाउनवर्ड 2mg। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं डेफिनेटली दैट इज 2mg माइनस n, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2m इंटू a। और अब अगर मैं स्मॉल mg के बारे में देखना चाहता हूं, स्मॉल mg के बारे में देखना चाहता हूं, तो यहां पर जो है क्या लग रहा है, यहां पर मेरे पास इस सरफेस से a का n1 लग रहा है, यहां से a का n लग रहा है, और यहां से मेरा a का कैपिटल mg लग रहा है। ये वाला एंगल जो है वो है मेरा थीटा, और यहां पर जो मेरा एक्सीलरेशन है दैट इज A1 इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है मैं इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, एक ऐसा और एक ऐसा, और नॉर्मल को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, यहां पर मैंने दोनों कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया। इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो मेरा कोई काम का नहीं है, n1 मेरा प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं है, तो मैं केवल और केवल इसके लिए लिख सकता हूं दैट इज mg प्लस n साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A1। और अब मुझे A और A1 में रिलेशन बनानी है, तो ध्यान देना यहां पर ऊपर वाले सरफेस पे मेरा कांटेक्ट है, तो ऊपर वाले सरफेस का दो एक्सीलरेशन है, एक मेरा A1 इस पॉइंट का इस तरफ है, ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा,
और इस वाले पॉइंट का इस डायरेक्शन के अलोंग ए है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां से एक चीज तो लिख सकता हूं, ए जो होगा वो मेरा A1 sin थीटा होना जरूरी है, अदरवाइज जो है मेरा कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। यहां पर जो है मैं एक और बार वेज कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो A1 जो है दैट ए जो है दैट इज इक्वल्स टू A1 sin थीटा, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 2mg माइनस n इक्वल्स टू 2ma1 sin थीटा। ठीक है, एंड नाउ बेसिकली जो है मुझे यहां पे n को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो n को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके हम उसको अगर ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 3mg sin थीटा, 2mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा, that will be equals to ma1 into 2 sin square theta plus 1. So मेरे पास mm तो यहां पर कट हो गया है, तो a1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 3g sin थीटा बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। A1 जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3g साइन थीटा बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो एक्सीलरेशन A जो होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, A1 मेरे पास आ गया है जो निकालना था, तो A मेरे पास ये आ जाएगा दैट विल बी 3g साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास A की वैल्यू है। ठीक है सर, आप ये क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो यहां पर जो नॉर्मल है n, यहां पर जो नॉर्मल फोर्स होगा उसको n मैंने लिया हो तो n1 मान लो, तो बाकी जो पूरा बॉडी है उसका मास कितना होगा 2m माइनस m, तो बाकी पूरा जो है वो है मेरा m का। तो ध्यान दो जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है उसके लिए इफेक्टिवली मैं एक m का बॉडी मान सकता हूं, ये मेरा mg होगा और यहां से लगेगा मेरा n1 और डाउनवर्ड ये सिस्टम मेरा एक्सीलरेट करेगा A से। जो 2 1 पे लगाएगा 1 वही 2 पे लगाएगा, तो 2 और उसके ऊपर का पूरा सिस्टम ले लिया, उसका मास मेरा m है और वो पूरा सिस्टम मेरा A से नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम होने वाली है। सो व्हाट आई कैन राइट इज mg माइनस n1 इज इक्वल्स टू m इंटू A, तो n1 विल बी mg माइनस ma। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी mg इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज mg कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ n1। ओके दोस्तों, सो ये और एक इनफाइनाइट सिस्टम है। ठीक है, ये सब कुछ एक हॉराइजॉन्टल प्लेन में है एंड यहां पर 1 2 3 जैसे ब्लॉक्स है, सारे ब्लॉक्स का मास m है, और जो एकदम लेफ्ट मोस्ट पुली है वो वाले पुली के साथ जो धागा अटैच्ड है उसको मैंने A0 से खींच रहा हूं। सारे धागे जो है वो हमारा आइडियल धागे हैं और पुलिस जो है वो भी हमारा स्मूथ और लाइट है। तो सवाल ये है ब्लॉक 1 का एक्सीलरेशन कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, यहां पे टेंशन अगर मैं T मान लेता हूं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा T/2, अगला डिवीजन में यहां पर आ जाएगा T/4। देखो सारे इनफाइनाइट सिस्टम में अल्टीमेटली हमें करना तो यही पड़ता है, T/8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इनके एक्सीलरेशंस मान लो, मैं यहां पर अगर मैं मान लेता हूं A1
इसका मैं मान लेता हूं A2, इसका मैं मान लेता हूं A3, so on and so forth. अच्छा, मैं अगर यहां पर अगर T से खींच रहा हूं तो धागा मुझे पलट के T से खींचेगा, तो इसका पावर नेगेटिव है, बाकी सबका पावर तो पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं -T इंटू A0 प्लस T/2 इंटू A1 प्लस T/4 इंटू A2 प्लस T/8 इंटू A3 डॉट विल बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये आ जाएगा जो A0 will be equals to A1/2 plus A2/4 plus A3/8 so on and so forth। ये मेरे पास A0 हो जाएगा। अच्छा, A1 में क्या लिख सकता हूं? T/2 is equals to M into A1, तो मेरे पास A1 जो होगा that will be T/2M। सिमिलरली अगले वाले के लिए मैं लिख सकता हूं जो T/4 will be equals to M into A2, तो A2 जो आएगा that will be T/4M and so on and so forth। ये चीज हमारा चलता रहेगा। अगला वाला आएगा T/8M। तो यहां पर अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा A0 will be equals to T/4M प्लस T/16M प्लस T/64M so on and so forth। So A0 will be T/4M, कॉमन लेते हुए 1 प्लस 1/4 plus 1/16 so on and so forth, that will be T/4M 1 minus 1/R। तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be A0 will be equals to T/3M, तो टेंशन जो आ जाएगा that will be 3M into A0। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो A1 की वैल्यू यहां पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ब्लॉक 1 का एक्सीलरेशन। तो A1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी T/2M, दैट विल बी 3A0/2। केवल A1 का ही जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा A0 से ज्यादा होगा, बाकी सबका एक्सीलरेशन तो डेफिनेटली A0 से कम ही होने वाली है, राइट। ओके दोस्तों, सो कंसीडर दिस सिस्टम। यहां पर ये वाला धागा और ये वाला हॉरिजॉन्टल धागा एक दूसरे को टच नहीं करता है, बस वो साइड व्यू लेने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग दिख रहा है, वो नहीं है। ये वाला जो पुली है वो इसके रेल के ऊपर है और ये कंस्ट्रेंट है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के कारण, मूव करने के लिए। तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा M3 का एक्सीलरेशन कितनी होने वाली है। बाकी सब पुली फिक्स है, केवल ये वाला पुली जो है वो एक वर्टिकल रेल पे है, यानी वो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन पे ही मूव कर सकता है। इफ वी सी जो M3 वाले का एक्सीलरेशन अगर मैं वर्टिकल A3 मान लेता हूं तो M2 का भी वर्टिकल एक्सीलरेशन A3 होगा, और ये वाले धागे को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए ये वाला जो रेल है इसका भी एक्सीलरेशन को डाउनवर्ड A3 तो होना ही पड़ेगा। इसके अलावा M2 will have a horizontal acceleration like this, और इसका डाउनवर्ड एक एक्सीलरेशन होगा that will be equals to A1। ठीक है। अच्छा, यहां पर दो धागा है तो ये वाले धागे पे टेंशन को T मान लो, T1। तो ये गोल घूम के यहां पर भी ध्यान देना, यहां पर पावर थ्योरम पे लिखना पड़ेगा। ये मेरा T1 होगा, ये मेरा T1 होगा, ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिया हूं, यहां पर यहां पर यहां पर इन तीन जगह पर पावर आएगा, उस बात पे हमें ध्यान रखनी है।
और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां का टेंशन मान लो T2, तो यहां का भी इस धागे में टेंशन जो आएगी दैट विल बी T2। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके इक्वेशन बनाना चालू करते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स, यहां पर एक नॉर्मल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमारा एक नॉर्मल लगेगा, राइट, एंड नॉर्मल T1, T2, A1, A2, A3, टोटल हमारे पास 6 वेरिएबल्स होंगे, तो हमें 6 इक्वेशन तो डेफिनेटली बनानी पड़ेगी। सबसे पहले जल्दी से कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। एक हमारे पास T2 का कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान दो, यहां पर ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर भी हमें T2 जो है वो तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाले पुली को हम इसके पार्ट पे ही मानेंगे, इसके साथ अटैच्ड, तो यहां पर भी डाउनवर्ड टेंशन T2 है, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले स्ट्रिंग के मैं अगर पावर थ्योरम लगाता हूं तो T2 इंटू A2, यहां पर प्लस T2 वर्टिकल के कारण T2 इंटू A3, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू T2 इंटू A1। तो मेरे पास ये आ जाएगा जो A1 विल बी इक्वल्स टू A2 प्लस A3, ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा। और T1 वाले धागे में अब पावर थ्योरम लगाओ, तो T1 वाले धागे में यहां पर माइनस T1 इंटू A3 माइनस T1, यहां पर होगा माइनस T1 इंटू A2, माइनस T1 इंटू A2, और यहां पर जो हो जाएगा दैट विल बी माइनस T1 इंटू A3, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान दो, जो मैंने लिखा मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया है। ये वाले स्ट्रिंग का कनेक्शन जो होगा वो एक तो मेरा ये वाले पॉइंट पे है, तो माइनस T1 इंटू A2, एक मेरा यहां पर है माइनस T1 इंटू A3, एक मेरा यहां वाला भी कंसीडर करना पड़ेगा। हॉराइजॉन्टल काम का नहीं है, लेकिन वर्टिकल डेफिनेटली हमारा काम का है। तो मेरे पास आ जाएगा A2 प्लस 2A3 विल बी इक्वल्स टू 0। और अब जो है इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए। सबसे आसान तो इसका मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो M1G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A1। ठीक है, अच्छा, M2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? M2 का पहले हॉराइजॉन्टल T2 माइनस T1, दैट विल बी इक्वल्स टू M2 A2। ये अगला इक्वेशन। सो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? M3 का अगर मैं वर्टिकल लिखता हूं तो डाउनवर्ड जो है वो है मेरा M3G, यहां पर है प्लस T2, यहां पर है माइनस T1, और यहां पर डाउनवर्ड है N, दैट विल बी इक्वल्स टू M3 इंटू A3। ये मैं इसका वर्टिकल के लिए डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब इसका वर्टिकल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? जो M2G माइनस N, दैट विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू A3, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। और लास्ट इस वाले इक्वेशन के लिए मैं लिख सकता हूं जो M1G, सॉरी, मैं कितना इक्वेशन बना चुका हूं? मैं चारों इक्वेशन लिख चुका हूं क्या? हाँ जी, हाँ लिख चुका हूं कि ये चारों इक्वेशन जो है वो तो मैं डेफिनेटली लिख चुका हूं। ठीक है, ओके, डन। नाउ अब द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग जो मैं देख पा रहा हूं वो है ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो और उसके साथ ये सब्सट्रैक्ट कर दो। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो और उसके साथ ये सब्सट्रैक्ट कर दो, तो T2 माइनस T1 भी कट जाएगा और N भी कट जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी M2G
प्लस M3G, M2 प्लस M3 इंटू A3 माइनस M2A2 एंड A2 जो है वो है मेरा -2A3, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं M2 प्लस M3 इंटू A3 प्लस 2M2A3. सो आई एम डन. मेरे पास A3 जो आ जाएगा दैट विल बी M2 प्लस M3 इंटू G डिवाइडेड बाई M3 plus 3M2. So that will give me the acceleration of block M3. ठीक है. And amazingly that is independent of M1. M1 का मास क्या है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. Okay दोस्तों, so the last question of this constraint motion analysis is a paradoxical सवाल. पहली बार में देख के लगता है जो कैपिटल M जो है वो हमारा मूव करेगा ही क्यों, क्योंकि यहां पर M1 है, यहां पर भी M1 है, यहां पे M2 है, यहां पर भी M2 है. सिस्टम तो सर मूव ही नहीं करना चाहिए. बट ध्यान देना, दोनों धागे का जो टेंशंस होंगे वो हमारे डिफरेंट होंगे. ठीक है. मैं मानता हूं अगर मैं ये वाला सिस्टम को छोड़ूंगा या ये वाला सिस्टम को छोड़ूंगा, अगर ये नहीं होता, एक्सीलरेशन सेम है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो हमारा जो टेंशंस होंगे धागे का वो तो हमारा डेफिनेटली डिफरेंट होने वाली है. तो पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट एनालिसिस को समझते हैं. ये पूरा सिस्टम मान लो हमारा राइट की तरफ मूव करता है विद एन एक्सीलरेशन A, तो ये भी एक्सीलरेशन A से इधर जाएगा और ये भी एक्सीलरेशन A से ये जाएगा. इसके अलावा इनका एक यहां पर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा A1, इसका एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा A2. ठीक है, समझ में आया? अब धागे का मैं टेंशंस के बारे में बात करूं तो यहां पर मान लो मेरे पास है T1, तो यहां पर भी है T1 और यहां पर है मान लो T2, यहां पर है मेरा T2. अच्छा, इसका डाउनवर्ड A1 है, मैं इसके से यहां पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं. यहां पर मुझे इन जनरल माननी पड़ेगी ये A3 है मान लो इस डायरेक्शन में, और इसका है इस डायरेक्शन में A4. ठीक है, तो सारे ब्लॉक का एक एक करके एनालिसिस करना चालू करते हैं. जो मेरा ऊपर वाला M1 है उसके ऊपर तो केवल एक ही फोर्स है T1, और उस कारण पे इसका एक्सीलरेशन आ गया है A3. ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A3. पहला तो ये आ गया मेरे पास. एंड ऊपर वाला M2 को अगर मैं एनालाइज करता हूं, मैं लेफ्ट और राइट को वैसे ही एनालाइज करना चाहता हूं जैसे है. यहां पर है T2, ठीक है, और यहां पर एक्सीलरेशन है A4, तो T2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A4. मेरे पास वेरिएबल्स बाय द वे कितने हैं? मेरे पास वेरिएबल्स है T1 T2. यहां पर N1 N2 लेनी पड़ेगी मुझे, N1 N2 लेनी पड़ेगी, और वहां पर हो गया 4. ठीक है, और 1 2 3 4, यहां पे 8 और एक इसका एक्सीलरेशन 9, तो टोटल हमारे पास 9 वेरिएबल्स है और उनको हमें अब मैनेज करना पड़ेगा. अच्छा, इस वाले का M1 वाले ब्लॉक को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां पर मेरा T1, यहां पर है मेरा M1G, और इसका इस तरफ का एक्सीलरेशन है A, और डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है वो है मेरा A1, और यहां पर जो दिस विल बी N1. तो सिंपली मैं यहां पर ये लिख सकता हूं
जो N1 विल बी इक्वल्स टू M1A, और यहां पर यह भी लिख सकता हूं M1G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A1। अब इस वाले के लिए देखते हैं एक बार। यहां पर लग रहा है T2, यहां पर लग रहा है N2, यहां पर लगेगा M2G, और यहां पर एक्सीलरेशन A है और डाउनवर्ड A2 है। तो यहां पर जो मैं लिख सकता हूं दैट इज N2, दैट इज इक्वल्स टू M2 इंटू A, और यहां पर मैं लिख सकता हूं M2G माइनस T2 M2A2। ठीक है, राइट। सो फार सो गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जिंदगी में। अच्छा, अब ये वाले पूरे सिस्टम के लिए अगर मैं ये वाला पूरा ब्लॉक के बारे में अगर मैं देखूं, तो ये वाले पूरे ब्लॉक में बहुत सिंपल सी बात है, जो इसके ऊपर लग रहा है लेफ्ट की तरफ T1, राइट की तरफ T2, ये दोनों अगर N1 और N2 इन दोनों के ऊपर अगर राइट पे लग रहा है तो ये दोनों तो मेरा लेफ्ट पे लगेगा। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो T2 माइनस T1 माइनस N1 माइनस N2, दैट विल बी कैपिटल M इंटू A। एंड जो हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो दो आएगा मेरे पास। कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है वो मेरे पास दो आएगा। एक इस वाले का जो हमारा कंस्ट्रेंट है, अरे ध्यान दो, इस वाले के लिए पावर क्या होगा, T1 इस तरफ A3 भी इस तरफ, तो T1 इंटू A3। अच्छा, यहां पर T1 इस तरफ ऊपर और A1 नीचे, तो माइनस T1 इंटू A1, और यहां पर ये T1 लेफ्ट की तरफ, A मेरा राइट की तरफ, माइनस T1 इंटू A इक्वल्स टू 0, यानी A3 जो आएगा दैट विल बी A1 प्लस A। एंड यहां पर दूसरे वाले का कंस्ट्रेंट लिखने के लिए ध्यान दो, T2 इंटू A4, T2 इंटू A4, ठीक है। एंड देन यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस T2 इंटू A2 और प्लस T2 इंटू A दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा जो A4 विल बी इक्वल्स टू A4 विल बी इक्वल्स टू A2 माइनस A। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा। और अब जो है मुझे A1 वगैरह सब कुछ एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दो, क्या आएगा मेरे पास क्या आएगा। अच्छा, पहली बात तो इसको मैं लिख देता हूं M1 इंटू A1 प्लस A। तो T1 वाला रिलेशन को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है। T1 वाला रिलेशन को सबसे पहले एलिमिनेट कर देता हूं, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी M1G, दैट विल बी सॉरी यहां पे स्मॉल m1 है, यहां पर भी सेम गलती किया हूं, सॉरी। हाँ, M1G is equals to M1A1 plus T1 A1 plus A। So मेरे पास जो आ जाएगा that will be M1G is equals to M1 into 2A1 plus A। So 2A1 plus A will be equals to G।
ये एक रिलेशन तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया है, ठीक है। ओके, सो फार सो गुड। अच्छा, दूसरा जो हमारा रिलेशन है, वो रिलेशन पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर अगर मैं देखूं तो A4 को मैं लिख सकता हूं A2 माइनस A, और इसके साथ में इसको अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा M2G विल बी M2A2 प्लस M2 इंटू A2 माइनस A। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 2A2 माइनस A विल बी इक्वल्स टू G। 2A2 माइनस A दैट विल बी इक्वल्स टू G, ठीक है, राइट। अच्छा, अब जो है मुझे ये वाला रिलेशन करने की, रिलेशन लिखने की जरूरत है डेफिनेटली। ये वाला रिलेशन जो है वो तो मुझे अब लिखने की जरूरत है। सो ये वाला रिलेशन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? N1 और N2 का वैल्यू जो है वो मैं उधर पे लाऊंगा, तो इन दोनों को तो सबसे पहले उधर भेज दो। तो T2 माइनस T1 जो आएगा वो आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m1 प्लस m2 इंटू A। एंड T1 माइनस T2 को निकालने सॉरी, यहां पर T2 माइनस T1, ठीक है। एंड नाउ एक काम करो, इन दोनों को जो है सब्सट्रैक्ट करके लिख दो। T2 माइनस T1 में और क्या लिख सकता हूं? इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो T1 का वैल्यू आई नो, T2 का वैल्यू आई नो, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दो, T1 का वैल्यू आई नो, T2 का वैल्यू आई नो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1, सो दैट विल बी M2 A2 सॉरी M2G माइनस M2 A2 माइनस T1 का T1 M1G M1 A1, ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 into A। So now what I have is M2G माइनस A2 का वैल्यू है G प्लस A, मैं कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं? सॉरी, A2 का वैल्यू है G प्लस A बाई 2। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, कितना हो जाएगा? माइनस M1G प्लस M1 इंटू A1 G माइनस A बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 इंटू A। तो मेरे पास यहां पे जो आ जा रहा है वो आ रहा है M2 माइनस M1 बाई 2 इंटू G, दैट विल बी इक्वल्स टू A इंटू कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 प्लस M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 2। ऑब्वियसली बात है, मैं उल्टा माना हूं, तो इसको सीधा करने के लिए काम करो, ठीक है। मैं उल्टा मान लिया हूं, मान लो M2 ग्रेटर देन M1, वरना वापस उल्टा करना पड़ेगा। अदरवाइज जो A माना हूं मेरा राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ होगी, तो A की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई 2M प्लस 3M1 plus 3M2. That will be the value of acceleration A of the block. So दोस्तों, constraint motion के रिगार्डिंग हमें जो भी चर्चाएं करने थे वो सारे के सारे अब हमारे समाप्त होते हैं। ओके?